हेलो एंड वेलकम बैक वंस अगेन। तो अभी तक हम 50 सवाल लगा चुके हैं, ठीक है, 5 पार्ट में। अब हम स्टार्ट करने वाले हैं 6th पार्ट हमारा, और हम चलेंगे अब रिवर्स ऑर्डर में। रिवर्स ऑर्डर में चलेंगे हम हमारे क्वेश्चन नंबर 90 से लेके क्वेश्चन नंबर 51 तक। इस ऑर्डर में चलेंगे हम। अगेन 3-4 पार्ट में वीडियो आएगी, तो देखते रहिए, ठीक है। ओके, एंड प्रश्न नंबर 90 से 100 अभी क्यों नहीं कर रहे हैं? अभी इसलिए नहीं कर रहे हैं क्योंकि वो किसका पार्ट है? वो पार्ट है आपके स्टैटिस्टिक्स का, ठीक है। उसके लिए आपको टेस्ट, रिलायबिलिटी, है ना, कोएफिशिएंट, कोरिलेशन, ये सब सहसंबंध, है ना, परीक्षण, ये सब आपको मालूम होना चाहिए, है ना। उसको भी देखेंगे हम, लेकिन फिलहाल के लिए 90 से हम चलते हैं ऊपर 51 तक। प्रश्न नंबर 90 कहता है आपसे, वन इज लेबल्ड एज असर्शन एंड अदर इज लेबल्ड एज रीजन, ठीक है। असर्शन रीजन के सवाल आपको आए हैं 2021 में, ठीक है। 85 से लेके 90 तक इतने सवाल आपको आए हैं, तो एक बार हम उनको देख लेते हैं। असर्शन में आपको ध्यान देना है कि असर्शन जो है और आर जो है, आर आपका रीजन है ना, रीजन जो है उसको जस्टिफाई करना चाहिए, जो आपके ए में लिखा हुआ है उसको। बीट ए में कुछ भी लिखा हो, लेकिन आर को क्या करना चाहिए? हमेशा उसको जस्टिफाई करना चाहिए, ठीक है। ओके, असर्शन में आपसे कहा जा रहा है, लुइन असर्टेड दैट अवॉइडेंस अवॉइडेंस कॉन्फ्लिक्ट्स आर रिलेटिवली मोर स्टेबल। लेविन ने बलपूर्वक कहा कि परिहार, परोहार नहीं परिहार है, परिहार परिहार द्वंद्व तुलनात्मक रूप से अधिक स्थिर है, ठीक है। लेविन कौन है? यही वही मिस्टर आपकर कर्ट लेविन, ठीक है, जिन्होंने क्या दिया था? बिहेवियर का फॉर्मूला दिया था पी और ई का, ठीक है। ओके, देन रीजन में क्या दिया है? ऑपोजिंग फोर्सेस टेंड टू रिमेन इन अ स्टेट ऑफ डिसइक्विलिब्रियम। विपरीत वेग असंतुलन की अवस्था को बनाए रखना चाहता है। क्वेश्चन काफी डिफिकल्ट है, ठीक है, इसलिए इसको ध्यान से देखते हैं। तो ये जो मिस्टर लुवेन थे, इनकी थ्योरी का नाम क्या था? इनकी थ्योरी का नाम था फील्ड थ्योरी, ठीक है। उन्होंने बताया कि हर किसी का फील्ड होता है, हर किसी का परसेप्शन होता है, मिस्टर कर्ट लुवेन ने। वहीं पे इन्होंने 3 टाइप्स के कन्फ्लिक्ट्स की बात की, 3 टाइप्स ऑफ कन्फ्लिक्ट्स, है ना। 3 टाइप के द्वंद्व की बात की उन्होंने, 3 प्रकार के द्वंद्व की बात की। कौन कौन सा था? वो जो 3 टाइप के द्वंद्व थे वो कौन कौन से थे? वो थे आपके अप्रोच अप्रोच, अप्रोच अवॉइडेंस, ठीक है, और अवॉइडेंस अवॉइडेंस। इसके बारे में उन्होंने कहा था, ठीक है। अवॉइडेंस अवॉइडेंस यहां भी लिखा हुआ है, परिहार परिहार द्वंद्व यहां पे भी है, ठीक है। तो इसी की बात की थी उन्होंने इन 3 कन्फ्लिक्ट्स की, ठीक है। तो अब बात समझते हैं कि अवॉइडेंस अवॉइडेंस कन्फ्लिक्ट होता क्या है, ठीक है। एक ऐसा स्टूडेंट जो क्या करता है, जिसको होमवर्क भी नहीं करना है, ठीक है, होमवर्क को क्या करता है? वो अवॉइड करता है। एंड उसी के साथ साथ टीचर की मार भी नहीं खाना है उसको, है ना, टीचर से उसको डांट भी नहीं खाना है। तो यहाँ भी अवॉइडेंस है, यहाँ भी अवॉइडेंस है, ठीक है। तो ये जो अवॉइडेंस है ये कैसा है? ये रिलेटिवली मोर स्टेबल है, ठीक है। ये हमेशा कैसा रहेगा? मोर स्टेबल रहेगा। इसलिए असर्शन ए तो हमारा सही है। अब दूसरा क्या बोल रहा है? दूसरा बोल रहा है ऑपोजिंग फोर्सेस। इसी में उन्होंने बताया वैलेंस के बारे में, वैलेंसी के बारे में उन्होंने बताया कि एक होता है पॉजिटिव वैलेंस, जब आप किसी चीज को अप्रोच करते हैं, एंड एक होता है नेगेटिव, ठीक है, जब आप अवॉइड करते हैं। अप्रोच में क्या होगा? आप किसी चीज को अप्रोच करेंगे, आपका बिहेवियर कैसा रहेगा? उस चीज को अप्रोच पाने के लिए लग जाएगा। कि जैसे आप नेट का एग्जाम दे रहे हैं, तो ये क्या है? ये आपकी अप्रोच शो करता है। एंड अवॉइडेंस क्या होगा? जब आप किसी चीज से दूर जाना चाहते हैं, जैसा हमने एग्जाम्पल में देखा, टीचर एंड होमवर्क दोनों से वो जो बच्चा था वो दूर जाना चाह रहा था। इसलिए हमेशा अवॉइडेंस अवॉइडेंस कन्फ्लिक्ट जो है क्या रहेगा? आपका रिलेटिवली मोर स्टेबल रहेगा। यहाँ पे बोल रहे हैं अपोजिंग फोर्सेस टेंड टू रिमेन इन अ स्टेट ऑफ डिसइक्विलिब्रियम। तो ये बिल्कुल भी गलत बात है। हमेशा क्या होगा? वो इक्विलिब्रियम मेंटेन करना चाहेंगे, है ना। अपोजिंग फोर्सेस क्या चाहेंगे? टेंड टू रिमेन इन अ स्टेट ऑफ इक्विलिब्रियम। अब ये क्यों होता है, कैसे होता है, इसको हम जब कर्ट लुईन की थ्योरी करेंगे फील्ड वाली, उसके अंदर देखेंगे हम डिटेल में। अभी के लिए आप इतना समझ लीजिए कि ये क्या होता है? इक्विलिब्रियम के लिए होता है। ओके, तो फिर आर हमारा जैसे ही फॉल्स होता है, तो करेक्ट आंसर क्या है हमारा? ऑप्शन नंबर 3, ए इज करेक्ट बट आर इज नॉट करेक्ट। ये सही है। अवॉइडेंस अवॉइडेंस कॉन्फ्लिक्ट क्या है? मोर स्टेबल होता है। इसके थ्रू मालूम पड़ता है हमको कर्ट लुईन की फील्ड थ्योरी। ओके, अब चलते हैं हम नेक्स्ट सवाल के ऊपर। ओके, अब देखते हैं हम सवाल नंबर 89। नीचे 2 कथन दिए गए हैं, एक अभिकथन एंड इसका कारण। कैटल ने Q1, Q2, Q3, Q4 घटकों को 16 पीएफ में शामिल किया है। ये तो आप सभी को मालूम है, 100% करेक्ट बात है।
देन सम फैक्टर्स अपीयर्ड ओनली इन एल डेटा नॉट इन क्यू एंड टी डेटा। अब आपके मन में सवाल आ रहा होगा कि एल क्यू एंड टी डेटा क्या है, ये तो हमने कभी पढ़ा ही नहीं। ओके, तो असर्शन तो आपको मालूम है कि कैटल की ने 16 पर्सनैलिटी फैक्टर थ्योरी जो बताई थी, उसके अंदर आपके Q1 Q2 Q3 करके ऐसे 16 फैक्टर्स थे। तो ये तो आपका सही है, ऑप्शन ए असर्शन तो सही है ना। अब देखते हैं हम, सम फैक्टर्स अपीयर्ड ओनली इन एल डेटा, कुछ जो फैक्टर्स थे केवल एल डेटा में थे, नॉट इन क्यू एंड टी डेटा। तो जो कैटल थे इन्होंने क्या किया था, तीन टाइप का सैंपलिंग की थी, तीन टाइप की सैंपलिंग की थी आपकी। एक एल डेटा था, एक क्यू डेटा था और टी, है ना। एल प्रदत्त था, क्यू प्रदत्त था और टी प्रदत्त था। अब हम देख लेते हैं, एक बार डिटेलिंग कर लेते हैं कि एल क्यू एंड टी ये एक्चुअली है क्या। उसके लिए चलते हैं हम दूसरी स्क्रीन के ऊपर। अब ये जो स्क्रीन पे आप देख रहे हैं ये क्या है, ये कैटल्स की 16 पर्सनैलिटी फैक्टर्स है, ठीक है। रिजर्व, लेस इंटेलिजेंट, अफेक्टेड बाय फीलिंग, सबमिसिव, डोमिनेंट, हैप्पी गो लकी, कंशेंटियस, वेंचरसम, सेंसिटिव, सस्पिशियस, ये सब क्या है उसके 16 पर्सनैलिटी के फैक्टर्स हैं, जिसमें क्या है Q1 Q2 Q3 ऐसे करके उन्होंने रखा हुआ है, ठीक है। ये आप समझ गए, इस तरह का दिखता है कुछ कैटल का पर्सनैलिटी फैक्टर। अब हम देखते हैं कि हमारा जो डेटा है वो किस बात पे डिपेंड करता है, ठीक है। टू अप्लाई फैक्टर एनालिसिस टू पर्सनैलिटी, पर्सनैलिटी में उन्होंने क्या अप्लाई किया, फैक्टर एनालिसिस को अप्लाई किया। कैटल फाउंड इट नेसेसरी टू यूज द वाइडेस्ट पॉसिबल रेंज ऑफ वेरिएबल्स। ही केम अप विद थ्री टाइप्स ऑफ कंप्रिहेंसिव सैंपलिंग। कितने टाइप की सैंपलिंग लेके आए वो, तीन टाइप की। पहला कौन सा था, लाइव डेटा था। पहला कौन सा था, एल डेटा यानी कि लाइव डेटा। देन उनके पास नेक्स्ट था एक्सपेरिमेंटल डेटा यानी कि टी डेटा। टी डेटा में क्या था, उनके पास एक्सपेरिमेंटल डेटा की बात हो रही थी। एंड क्यू में क्या था उनका, क्यू से क्वेश्चनियर डेटा, इसमें सवाल जवाब करते थे वो। टी में क्या था, एक्सपेरिमेंट करते थे। एंड एल में क्या था, उनका लाइफ का डेटा था। एल डेटा इंक्लूडेड कलेक्टिंग डेटा फ्रॉम वंस एवरीडे बिहेवियर, ठीक है। तो दिन प्रतिदिन के जो उनके जो बिहेवियर थे उसमें से वो डेटा कलेक्ट करते थे। एग्जाम्पल के लिए, नंबर ऑफ पार्टीज वन अटेंड्स इन अ मंथ, एक महीने में आप कितनी बार पार्टी करने जाते हैं, ये कौन से डेटा के अंदर आएगा, ये आएगा आपके एल डेटा के अंदर, ठीक है। आपका कितनी बार डिवोर्स हुआ है, ठीक है। और इवन देयर स्कूल जीपीए, आपका जो सीजीपीए निकालते हैं आजकल, है ना, कितना आपका सीजीपीए आया है, ये सब कहाँ जाएगा, ये सब जाएगा आपके कैटल के 16 पीएफ में, कहाँ जाएगा, आपके एल डेटा में जाएगा, जहां पे आपका जीवन का डेटा जाएगा, ठीक है। ओके, टी डेटा जो है, एल हो गया, टी एंड क्यू। एल में क्या होगा, हमारे लाइफ का डेटा होगा। टी में क्या जाएगा आपका, टी में आपका एक्सपेरिमेंटल डेटा जाएगा। टी डेटा स्टडीज वंस रिएक्शंस टू स्टैंडर्डाइज एक्सपेरिमेंट्स इन अ लैब एनवायरनमेंट, ठीक है। तो आपको एक लैब में ले जाया जाएगा, ये लेबोरेटरी है, आपको इसके अंदर भेजा जाएगा और यहाँ पे आपके साथ वेयर द सब्जेक्ट्स बिहेवियर कैन बी ऑब्जर्व, यहाँ पे आपका बिहेवियर ऑब्जर्व किया जाएगा, है ना। तो जो भी बिहेवियर आप वहां पे शो करेंगे वो कौन से में जाएगा, वो जाएगा आपके टी डेटा में। मतलब एक्सपेरिमेंट जो भी आपके साथ होंगे वो कहाँ जाएगा, आपके टी डेटा के अंदर जाएगा। देन नेक्स्ट है हमारे पास क्यू डेटा। क्यू डेटा में क्या होगा, इज बेस्ड ऑन क्वेश्चनिंग ना, क्यू से क्वेश्चन यानी कि सवालात करेंगे। एंड इंडिविजुअल अबाउट देयर ओन फीलिंग्स, आपकी जो फीलिंग्स हैं, आप किस प्रकार से फील कर रहे हैं, वो सब कहाँ जाएगा, वो सब जाएगा आपके क्यू डेटा में। एंड बिहेवियर इज देयर एवरीडे लाइफ। Kettle believed that this questioning revealed subtle internal states and viewpoints that are harder to see in external behavior. तो कैटल का ऐसा मानना था कि जब हम क्यू डेटा में जाएंगे तो क्या हमको मालूम पड़ेगा, उनकी जो इंटरनल स्टेट है, जो हम एक्सटर्नल बिहेवियर से क्या नहीं कर सकते, उनको केवल बाह्य रूप से देख के उनको हम जान नहीं सकते, उनकी आंतरिक दशा को, ठीक है। उसी इंटरनल स्टेट्स की बात हो रही है। तो आप समझ गए कैटल में कितने टाइप के डेटा है, सैंपलिंग लिया है, तीन टाइप के, एल डेटा, टी डेटा एंड क्यू डेटा। अब इसको कभी भूलेगा नहीं। अब चलते हैं सवाल के ऊपर। ओके, अब जरा सवाल को देखिए, सवाल हो गया है अब काफी इजी और आसान। कैटल इनकॉर्पोरेटेड फैक्टर्स Q1 Q2 Q3, ये तो आपको ऑलरेडी मालूम था 16 पीएफ के अंदर। अब यहाँ रीजन क्या दिया है, सम फैक्टर्स अपीयर्ड ओनली इन एल डेटा नॉट इन क्यू एंड टी डेटा। तो ये तो हमने अभी अभी के अभी देखा है ना, कि एल में जो डेटा था वो क्यू एंड टी में नहीं था, क्योंकि एल में हम किसकी बात करते हैं, एल में बात करते हैं हम लाइव डेटा की, क्यू में बात करते हैं हम क्वेश्चंस की, आपकी जो फीलिंग्स होंगी उनके बारे में, और टी में हम क्या बात करते हैं, टी में बात करते हैं हम एक्सपेरिमेंट्स के लिए। ओके, ठीक है। तो लेकिन ये बात तो सही है ना, ये तो सही चीज है, मतलब ये भी ट्रू है, ये भी ट्रू है। अब हमको ये बताना है, सवाल क्या है, असर्शन और रीजन का है। अगर ये एमसीक्यू होता तो क्या होता, बोथ 1 एंड 2, बट यहाँ पे असर्शन और रीजन है। यहाँ किसकी बात कर रहा है, पर्सनैलिटी फैक्टर्स की बात कर रहा है। एंड यहाँ पे किसकी बात कर रहे हैं, जब हम एनालिसिस करते हैं तो यहाँ सैंपलिंग की बात हो रही है, ठीक है। सैंपलिंग में भी अलग अलग टाइप का डेटा है जो इससे रिलेटेड नहीं है, ठीक है। तो इसका आंसर क्या होगा, आंसर होगा इसका आपका ऑप्शन नंबर 2, बोथ ए एंड आर आर करेक्ट, बट आर इज नॉट द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए,
ठीक है, ये भी सही है, ये भी सही है, लेकिन आर जो है इसको ये जस्टिफाई नहीं कर पा रहा है किसी भी तरह से, इसलिए ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर। आई होप आपको एल डेटा, क्यू डेटा एंड टी डेटा समझ में आ गया हो। अब चलते हैं हम नेक्स्ट सवाल के ऊपर, क्वेश्चन नंबर 88। ओके, क्वेश्चन नंबर 88 में पुनर्बलन की निर्धारित अंतराल सूची है ना, फिक्स्ड इंटरवल शेड्यूल में व्यवहार पर निर्धारित समयावधि में पुनर्बलन किया जाता है। इन फिक्स्ड इंटरवल शेड्यूल ऑफ रीइंफोर्समेंट बिहेवियर इज रीइंफोर्स्ड इन अ फिक्स्ड टाइम पीरियड। सही बात है ये। व्हेन स्टूडेंट्स गेट फीडबैक इंटरमिटेंटली देयर लेवल ऑफ परफॉर्मेंस इंक्रीजेस। जब छात्रों को समय समय पर जानकारी फीडबैक प्राप्त होती है तो उनके कार्य निष्पादन का स्तर बढ़ जाता है। आपको भी जब आप पढ़ाई कर रहे हैं और जब आप बार बार टेस्ट लगाएंगे, जब आप बार बार टेस्ट सीरीज करेंगे, तो क्या होगा, आपको उस पर फीडबैक दिया जाएगा, देन उससे क्या होगा, आपको उनका कार्य निष्पादन का स्तर बढ़ जाएगा। ऐसा नहीं कि एक दिन जाके केवल नेट का एग्जाम दे आए, ठीक है, आपके मार्क्स आएंगे, आप स्कोर भी करेंगे, आप टॉप भी कर सकते हैं, ठीक है, लेकिन आपकी जो एफिशिएंसी है वो कब इंक्रीज होगी, कार्य निष्पादन का स्तर कब बढ़ेगा, आपका परफॉर्मेंस इंक्रीज कब होगा, उसका लेवल, जब आप इसको बार बार आपको फीडबैक मिलेगा, है ना, टेस्ट वगैरह लगाएंगे आप उसके बाद। तो ये बात भी सही है, ये बात भी सही है, लेकिन क्या आर ए को जस्टिफाई कर रहा है? ये कहीं से भी जस्टिफाई नहीं कर रहा है, तो ऑप्शन नंबर 2 इज द करेक्ट आंसर। बोथ ए एंड आर करेक्ट, बट आर इज नॉट द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए। अब यहां पे देखिए प्रश्न नंबर 87। Edwards Personality Preference Schedule (EPPS) used forced choice format. The forced choice format is presumed to prevent socially desirable responding. एडवर्ड पर्सनैलिटी प्रेफरेंस शेड्यूल में फोर्स चयन प्रारूप का प्रयोग होता है। फोर्स चयन प्रारूप का प्रयोग प्रायः सामाजिक वांछित प्रत्युत्तर रोकने के लिए होता है। ठीक है, दोनों सही है, ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर है। ठीक है, ऑप्शन नंबर बोथ स्टेटमेंट आर करेक्ट, इसका करेक्ट आंसर है। इसमें क्लियर दिया हुआ है कि आपका जो ईबीपीएस है क्या ये इस्तेमाल करता है, फोर्स चॉइस फॉर्मेट का इस्तेमाल करता है। फोर्स चॉइस में क्या होता है, आपको इधर यस और नो, ठीक है, ये चीज गर्म है, हॉट है, यस या नो, फोर्स चॉइस है आपके पास। ठीक है, आप ये नहीं बोल सकते कि दिस इज कोल्ड। ठीक है, तो ऐसा क्यों किया जाता है, प्रिवेंट सोशली डिजायरेबल रिस्पॉन्डिंग के लिए। ठीक है, ओके, तो ये सवाल सही है, मतलब आंसर सही है आपका, बोथ स्टेटमेंट 1 एंड स्टेटमेंट 2 आर करेक्ट। अब देखते हैं प्रश्न नंबर 86। पुरुषों की तुलना में महिलाओं में प्रधान डोमिनेंट गुणसूत्रों के संवहन की संभावना दोगुनी होती है। पुरुषों की तुलना में महिलाओं में 2 गुणसूत्र होते हैं। चांसेस ऑफ इनहेरिटिंग द डोमिनेंट जीन्स आर ट्वाइस इन फीमेल्स एज कंपेयर टू मेल्स। फीमेल्स इन कंपैरिजन टू मेल्स हैव 2x क्रोमोसोम्स। अगर आपको ये नहीं मालूम है, आपको ये तो मालूम है कि फीमेल के पास क्या होते हैं, मेल के कंपैरिजन में क्या होते हैं, 2x के क्रोमोसोम होते हैं। जो हमारे सेक्स क्रोमोसोम है वो कौन से हैं, XY इन मेल्स एंड XX इन फीमेल्स। ठीक है, यहां तो आप पहुंच गए कि XX तो होता है, इन द सेंस R तो करेक्ट है। ठीक है, R इज करेक्ट, तो ये ऑप्शन हट गया आपका। A इज नॉट करेक्ट बट R इज करेक्ट, ये भी हो सकता है, ये भी हो सकता है, ये भी हो सकता है। ओके, चांसेस ऑफ इनहेरिटिंग द डोमिनेंट जीन्स आर ट्वाइस इन फीमेल्स एज कंपेयर टू मेल्स, ये भी सही है ना। सो बोथ A एंड R आर करेक्ट एंड R इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ A, क्योंकि यहाँ पे क्या बोल रहा है कि किसी महिला में, है ना, पुरुषों की तुलना में एज कंपेयर टू मेल्स, महिलाओं में क्या होता है, प्रधान डोमिनेंट गुणसूत्रों के संवहन की संभावना डबल होती है। ठीक है, दोगुनी होती है, ये 100% सही बात है। इसको हम पढ़ते हैं जब हम पढ़ते हैं बायोलॉजिकल बेसिस ऑफ बिहेवियर के अंदर। ठीक है, जब हम क्रोमोसोम्स, डीएनए, जीन्स वो सब पढ़ते हैं तब उसी के अंदर इसके चांसेस ज्यादा है कि जो फीमेल है उनके पास क्या रहेगा, डोमिनेंट जीन आएगा। और यहीं पे क्या बात कर रहे हैं, डोमिनेंट जीन जो आ चुका है कौन सा है वो, फीमेल्स इन कंपैरिजन टू मेल्स हैव 2x क्रोमोसोम, XX क्रोमोसोम होते हैं महिलाओं के पास। तो बोथ A एंड R आर करेक्ट एंड R इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ A, ये है आपका करेक्ट आंसर। ठीक है, तो इसी के साथ यहाँ पे समाप्त होता है 86 to 90 में आपका असर्शन और रीजन के सवाल। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, 85 की ओर। ओके, क्वेश्चन नंबर 85 ये पूछ रहा है आपसे, अरेंज इन अ सीक्वेंस द स्टॉप स्टार्ट रिलैप्स साइकिल ऑफ इंटरनेट एडिक्शन। इंटरनेट व्यसन जो काफी ज्यादा हो चुका है के स्टार्ट स्टॉप पुनरावर्तन चक्र को क्रम के अनुसार व्यवस्थित कीजिए। खेद है, युक्तिकरण है, पुनरावर्तन है, परिहार है। रिग्रेट, रेशनलाइजेशन, रिलैप्स एंड एब्सेंस। तो इसके अंदर आप सबसे पहले क्या करते हैं, इसके अंदर आप रेशनलाइज करते हैं।
ठीक है, आप युक्तिकरण की तरीका इस्तेमाल करते हैं रेशनलाइजेशन का, देन आप करते हैं खेद प्रकट कि अरे ये क्या कर दिया मैंने, रेशनलाइज करते हैं, देन रिग्रेट। ओके, बी एंड ए, इतने में ही आपका आंसर निकल के आ गया ऑप्शन नंबर 2, BADC। देन आप कहां पे जाएंगे, आप जाएंगे एब्सटिनेंस में, एंड देन सबसे अंत में क्या होगा, रिलैप्स होगा, पुनरावर्तन होगा। युक्तिकरण बी, खेद ए, डी, सी। ठीक है, ये जो 4 स्टेप है, आर आर ए आर, ठीक है, ये एक मूवी आई थी RRR, उसमें आप सेकंड वाले लास्ट वाले आर के पहले एक बार ए लगा दीजिए आप। ठीक है, और थोड़ा सा इसका ऑर्डर ध्यान रख लीजिए कि पहले क्या होगा, पहले रेशनलाइजेशन होगा, देन रिग्रेट होगा, देन एब्सटिनेंस होगा, एंड देन रिलैप्स होगा। युक्तिकरण, खेद, परिहार, एंड देन पुनरावर्तन। सो ऑप्शन नंबर 2 BADC इज द करेक्ट आंसर फॉर दिस स्टॉप स्टार्ट रिलैप्स साइकिल ऑफ इंटरनेट एडिक्शन। ओके, नाउ मूविंग ऑन टू क्वेश्चन नंबर 84। ओके, अब यहाँ पे कह रहा है 84 में, गिव द सीक्वेंस ऑफ आइडेंटिटी फॉर्मेशन इन एडोलेसेंट्स। किशोर अवस्था में आत्म पहचान, है ना, स्वयं की जो आइडेंटिटी है उसकी पहचान निर्माण, आइडेंटिटी फॉर्मेशन का अनुक्रम देना है। ऑप्शन में आपको दिया हुआ है कंसोलिडेशन, एक्सप्लोरेशन, रैप्रोचमेंट एंड डिफरेंशिएशन। एक बार हिंदी में भी देख लेते हैं क्या दिया हुआ है यहाँ पे। यहाँ पे दिया हुआ है आपको हिंदी में संहति, अन्वेषण, पुनर्मेल एंड विभेदन। तो सबसे पहले जब आप किशोर अवस्था में पहुंचते हैं, जब आप एडोलेसेंस से पहुंचते हैं, अपनी आइडेंटिटी फॉर्म करते हैं, सबसे पहले क्या करते हैं आप मान लीजिए एक पर्सन है एक्स और ये आपका फ्रेंड है वाई। इसमें सबसे पहले क्या करेंगे आप डिफरेंशिएट करना स्टार्ट करेंगे। ठीक है, सबसे पहले क्या करेंगे, स्टार्ट आप डिफरेंशिएट करना स्टार्ट करेंगे, डिफरेंशिएशन, कि अच्छा मेरे में और इस दूसरे व्यक्ति में अलग क्या है ना। फिर क्या करेंगे, उसके बाद आप क्या करेंगे, नेक्स्ट आएगा आपका एक्सप्लोरेशन, है ना, खुद को आप एक्सप्लोर करना स्टार्ट करेंगे कि अच्छा मैं डांस करता हूँ, मैं सॉन्ग गाता हूँ, ना सिंगिंग करता हूँ, मैं स्पोर्ट्स करता हूँ। तो ये क्या करेंगे, आप अपने अंदर चीजों को झांक के देखेंगे, है ना, आप एक्सप्लोर करेंगे। ओके, देन क्या होगा, देन होगा आपका आपका रेप्रोचमेंट। ठीक है, आप रेप्रोच करेंगे, एंड देन अंत में क्या करेंगे, आप उस सारी चीजों को एक फॉर्म बनाएंगे रेप्रोच की स्टेज के बाद। तो क्या करेंगे, आप उस इंफॉर्मेशन को क्या करेंगे, आप कंसोलिडेट करेंगे, है ना। कंसोलिडेशन पढ़ते हैं मेमोरी का, उसमें क्या होता है, कंसोलिडेट जितनी होती है उतनी ज्यादा क्या होती है, आपकी मेमोरी स्ट्रांग हो जाती है। ठीक है, वैसे ही आपका जो आइडेंटिटी फॉर्मेशन है इस स्टेज में आगे क्या हो जाएगा, आपका स्ट्रांग हो जाएगा, यानी कि कंसोलिडेट हो जाएगा, है ना। तो क्या ऑप्शन है हमारे पास, डी डिफरेंशिएशन, देन एक्सप्लोरेशन, डी बी, ये कैंसिल हो गया, ये कैंसिल हो गया, डी बी, एंड देन रेप्रोचमेंट, सी, एंड अंत में ए। तो करेक्ट आंसर क्या है, डी बी सी ए। ऑप्शन नंबर 3 इसका करेक्ट आंसर है। यहाँ पे देखिए, सबसे पहले क्या होगा, आप विभेद करेंगे अपने और उनके बीच, विभेदन करेंगे, देन आपका अन्वेषण करेंगे। ठीक है, फिर क्या होगा, पुनर्मेल करेंगे आप, एंड देन अंत में सहमति करेंगे, कंसोलिडेट करेंगे आप, है ना। तो डी बी सी ए इसका करेक्ट ऑर्डर है आपके एडोलेसेंस में आइडेंटिटी फॉर्मेशन का। अब चलते हैं अगले सवाल के ऊपर। ओके, प्रश्न नंबर 83 में पूछ रहा है आपसे सोशल एक्सचेंज थ्योरी के बारे में। ठीक है, as suggested by Thibaut and Kelly in 1959 in their social exchange theory। तो थिबाउट एंड केली ने जो एक्सचेंज थ्योरी दी 1959 में, उसके बारे में क्या पूछ रहा है, करेक्ट सीक्वेंस ऑफ स्टेजेस इन द रिलेशनशिप मेंटेनेंस, है ना। थिबाउट और केली के अनुसार सामाजिक विनिमय के सिद्धांत में संबंध अनुरक्षण के स्तरों का सही क्रम दर्शाएं। बार्गेनिंग, कमिटमेंट, सैम्पलिंग, इंस्टीट्यूशनलाइजेशन। सबसे पहले क्या करेंगे आप, सबसे पहले करेंगे इसमें आपके पास प्रतिदर्शन, है ना। फिर क्या करेंगे आप, सौदेकारिता। फिर क्या करेंगे, प्रतिबद्धता, एंड देन फिर क्या होगा अंत में, संस्थागतीकरण, CABD। ठीक है, ऑप्शन नंबर 2 इसका करेक्ट आंसर होगा, CABD। पहले क्या करेंगे आप, बार्गेनिंग के पहले क्या करेंगे आप, प्रतिदर्शन करेंगे, CA, देन B, प्रतिबद्ध हो जाएंगे, एंड फिर अंत में इंस्टीट्यूशनलाइजेशन करेंगे उस चीज का। ठीक है, यहाँ पे सबसे पहले सैम्पलिंग होगी, देन बार्गेनिंग SB, देन कमिटमेंट करेंगे आप C, एंड देन I। ठीक है, SBCI, इस तरह से आप याद रख सकते हैं सोशल एक्सचेंज थ्योरी। ठीक है, तो सोशल एक्सचेंज थ्योरी में सबसे पहले क्या आएगा, आपका सैम्पलिंग आएगा, है ना। S से सोशल है, S से सैम्पलिंग है, ऐसे भी इसको याद रख सकते हैं। एंड देन BC दोनों साथ में आएगा, ABC ऐसे आता है तो BC साथ में याद रखिए, एंड देन अंत में आएगा इंस्टीट्यूट।
अगर आप SI भी याद रख लेंगे, SI यूनिट जो होती है उसको भी याद रख लेंगे तो आप बीच में BC इंसर्ट कर सकते हैं। जैसा आपको अच्छा लगता है उस तरीके से याद कर लीजिए, हमने तरीका बता दिया है। ओके, अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 82 को। ओके, ये सवाल मतलब हद से ज्यादा पूछा जा चुका है, ठीक है, इसका ध्यान दें। 5 से 10 बार से 15 बार ये सवाल रिपीट होता ही होता है ना, इसलिए इसको अच्छे से कर लें पक्का एक बार, है ना। करेक्ट सीक्वेंस क्या है आपके सेक्सुअल रिस्पॉन्स का अकॉर्डिंग टू मास्टर एंड जॉनसन? इनके अकॉर्डिंग सेक्सुअल रिस्पॉन्स का करेक्ट सीक्वेंस क्या होना चाहिए? ऑप्शन दिया है एक्साइटमेंट, डिजायर, प्लेटू जो भी कहिए आप, ऑर्गाज्म और ऑर्गेज्म एंड रिजोल्यूशन, ठीक है। यहाँ पे किसकी बात कर रहे हैं? उत्तेजना की, इच्छा, समताप, प्लेयू लिखा हुआ है, प्लेटू, है ना, एंड काम संतुष्टि एंड अपशमन। तो इसका करेक्ट ऑर्डर क्या होगा आप मुझे बताइए। आपने मास्टर एंड जॉनसन की जब थ्योरी पढ़ी उसके अंदर सेक्सुअल रिस्पॉन्स में क्या आपने कभी भी डिजायर के बारे में पढ़ा? ठीक है, क्या इन्होंने कभी भी इच्छा की बात की? है ना, इच्छा की बात की क्या इन्होंने कभी भी? इन्होंने कभी भी बात नहीं की इच्छा की, ठीक है। इसके अकॉर्डिंग आंसर क्या है? आप वो देखिए जहां पे आपको क्या नहीं मिल रहा है, आपको बी नहीं मिल रहा है। बी देखिए, यहाँ पे भी है, यहाँ पे भी, यहाँ पे भी, आप सही आंसर पे पहुंच चुके हैं। दिस इज द करेक्ट आंसर, ACDE। सबसे पहले क्या होता है? हमको एक्साइटमेंट होता है, एक्साइटमेंट, देन हम कौन से स्टेज पे पहुंचते हैं? देन हम पहुंचते हैं प्लाटो पे, प्लाटो, देन ऑर्गेज्म होता है, ऑर्गेज्म, एंड देन अंत में होता है रिजोल्यूशन, EPOR। इसको ऐसे याद रख सकती है आप, EPOR, ठीक है। ई से आप आइसेंक, पी से पर्सनैलिटी और OR से जो आपको करना हो, इस तरह से याद रख सकते हैं आप, EPOR। ओके, ये है किसके अकॉर्डिंग? अकॉर्डिंग टू मास्टर एंड जॉनसन सेक्सुअल रिस्पॉन्स की थ्योरी के अंडर, EPOR, EPOR। इसको ऐसे याद रखिए, एक्साइटमेंट, प्लाटो, ऑर्गेज्म एंड रिजोल्यूशन, ठीक है। रिजोल्यूशन कब आता है? रिजोल्यूशन कब आता है? सबसे एंड में आता है, ठीक है। किसी चीज को आपने रिजोल्व कर लिया, कोई चीज कंप्लीट हो गई, उसके बाद क्या आएगा? रिजोल्यूशन आएगा उस स्टेज पे आके, ठीक है। तो इसे याद रखिए इसको, EPOR। ओके, नाउ मूविंग ऑन टू नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 81। ओके, अब हम पहुंच चुके हैं इस वीडियो के लास्ट सवाल के ऊपर, क्वेश्चन नंबर 81। अरेंज द नर्व्स सेल्फ इन सूफिज्म फ्रॉम लोअर टू हायर सेल्फ। यूनिट 1 का एक और सवाल हमको देखने को मिला 2021 के अंदर। इस सवाल का जवाब देंगे आप नीचे कमेंट में, ये क्योंकि हमको ये नहीं आता, ठीक है, ऐसा मान के चलते हैं हमको ये नहीं आता। आप इसको कमेंट करके बताएंगे नीचे। ऑप्शन नंबर ए में दिया है द सेल्फ प्लीजिंग टू गॉड, द प्योर सेल्फ, इंस्पायर्ड सेल्फ, सेरीन सेल्फ, द प्लीज सेल्फ। चूज द करेक्ट आंसर। जो भी इसका करेक्ट ऑर्डर है, कहां से आपको जाना है? लोअर टू हायर, है ना, नीचे से ऊपर आपको जाना है ऑर्डर में, लोअर टू हाई ऑर्डर। तो इसका प्लीज नीचे कमेंट करके बताइए आंसर कि ये जो नफ्स है ना, आपका जो स्व है सूफिज्म के अंदर, किस प्रकार से इसको डिस्क्राइब किया गया है। ओके, हिंदी में भी एक बार देख लेते हैं। नफ्स के बारे में पूछा गया है, क्रमानुसार लगाना है लो टू हाई में। ईश्वर को आहादित करने वाला स्व, विशुद्ध स्व, उत्प्रेरित स्व, प्रशांत स्व और आहादित स्व, इसमें से कौन सा लोअर टू हाई ऑर्डर है? उसको आप नीचे बताइए कमेंट करके। ऑलराइट, ओके, तो इसी के साथ ये वीडियो समाप्त होता है। छोटी सी वीडियो थी, है ना, सवाल भी काफी टफ थे। तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में पार्ट 7 के साथ। तब तक के लिए टेक केयर।